ये कह रहा है कि अ कप ऑफ वाटर इज प्लेस इन द कार मूविंग एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए टू द लेफ्ट, ठीक है। इनसाइड द वाटर इज स्मॉल एयर बबल, द फिगर दैट करेक्टली शो द शेप ऑफ द वाटर सरफेस एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द एयर बबल। अच्छा, इतना तो कंफर्म है कि अगर इसको ऐसे खींचेंगे तो शेप ऐसा हो जाएगा, मतलब या तो आंसर सी है या तो आंसर डी है। सही है, समझ रहे हो ना क्या करेंगे, यही दो ऑप्शन हो सकता है कोई एक। अब पता करना इसमें क्या होगा। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं ना, इसकी इस एयर बबल की एबीडी बनाएंगे, एयर बबल की एबीडी, ठीक है। तो एयर बबल की अगर एबीडी बनाते हैं तो हम लोग थोड़ा सा प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर किसका किधर ज्यादा हो, इस एयर बबल को किधर भागना। अच्छा, इसमें ना जी फैक्टिव की बात करते हैं। जी फैक्टिव, अगर ये इधर है, इधर ए है, तो जी तो डाउनवर्ड दिखेगा, जी डाउनवर्ड दिखेगा, और एक जी फैक्टिव इधर लगेगा, तो ये ऐसे दिखेगा। तो सूड जो बायंसी फोर्स इस पे आएगी, इस पे बायंसी फोर्स जो बनना चाहिए वो ऐसे बनना चाहिए। एक वीरोजी इधर बनेगा और एक वीरोजी इधर बनेगा, बायंसी फोर्स, पापा, मम्मी, नानी। ठीक है। एक बायंसी फोर्स इधर, एक बायंसी फोर्स इधर बनेगा, और इसमें वेट तो है नहीं, वेट तो है नहीं, तो लिक्विड के पार्टिकल्स पे ना फोर्सेस इधर लगेंगे, ऐसे लगेंगे इधर। तो मुझे बताओ, अगर फोर्सेस इधर लग रहा है ऐसे, बायंसी में फोर्स एक इधर आएगा एक इधर आएगा। और एक और बात, इसके फ्रेम से इस पे सूडो फोर्स भी तो आएगा। रुको तो 1 सेकेंड, गड़बड़ हो गई। ये ऊपर भागेगा, पता है क्यों ऐसे भाग रहा है, देखो समझ में आ रहा है। ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है। तो अगर तुम यहाँ पे खड़ी हो जाती हो और देखती हो, तो एक तो बायंसी फोर्स ऊपर दिखेगा, जी के अपोजिट, ठीक है। और एक जो सूडो एक्सेलरेशन है, जी फैक्टिव की एक्सेलरेशन इधर भी तो है, तो जी फैक्टिव के अपोजिट बायंसी दिखती है। तो इसके भी अपोजिट एक बायंसी इधर दिखेगी, एक बायंसी इधर दिखेगी, और ये इस स्मॉल ए पे डिपेंड करेगा। और वो होगा भी रो जी, भी इसका वॉल्यूम, भी रो वाटर का मास, भी रो इंटू एक्सेलरेशन, बायंसी की। और इसके फ्रेम से सूडो फोर्स, ये बबल है ना, अगर मास होता ना तो बड़ा आराम से बता सकते। बबल ऊपर क्यों भागते हैं बता, बबल ऊपर क्यों भागता है। प्रेशर के कारण। पहले बबल का मोशन देखना पड़ेगा। पानी के अगर ट्यूब है ना, उसके नीचे अगर बबल होता है तो धीरे धीरे ऊपर आ जाता है ना, मतलब वो उधर भागता है जिधर प्रेशर कम होता है। क्यों, वो उधर भागेगा जिधर प्रेशर कम होता है, रिजल्टेंट प्रेशर इधर कम होगा। सही है ना। तो तुम्हें पता है, अब इसी को कल्पना कर लेते हैं। अगर इस तरीके से लिक्विड ऐसे है, इस तरीके के शेप में, अब बबल यहाँ पे है तो ये ऐसे भागता है ना, ऐसे, क्योंकि प्रेशर इधर कम हो रहा है। जी के अपोजिट भाग रहा है, जी के अपोजिट, तो अब वो जी इफेक्टिव के अपोजिट भागेगा। तो मुझे बताना, अगर जी इधर है और सूडो फोर्स उल्टा डायरेक्शन आएगा, सूडो एक्सेलरेशन उल्टा आएगा, तो जी इफेक्टिव ऐसे बनेगा ना, ऐसे। क्यों, तो उसको किधर भागना चाहिए, इसके अपोजिट भागना चाहिए ना, अपोजिट। इसका मतलब ये भागना चाहिए। क्या दिया आंसर इसका, ऑप्शन दिए गए। तो ये समझ गया यहाँ से मिलाने के बाद। तो जी इफेक्टिव के अपोजिट भागेगा, तो यहाँ भी जी एफेक्टिव के अपोजिट भागेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भी पूछा है ना। Consider two identical circular solenoid, each of length L and radius rho is less than L. Rho radius है, and total number of turning N. The solenoid are on the same axis
and distance d is इतना apart, the ratio of the mutual inductance of the self inductance of the system. ये कह रहा है कि consider two identical circular solenoid, each of length L, and radius is rho बहुत कम है, and total number of turn is n. The solenoid are on the same axis and distance d is greater than L. ऐसा है क्या? इस तरीके से ये दूरी d है, क्यों? Yes, sir. The ratio of mutual inductance of and self inductance of the system is. ठीक है, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस निकाल लो. जो सेल्फ इंडक्टेंस आएगा ये मान लो L1. ये होता है म्यू नॉट n स्क्वायर, n नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ है, तो ये वाला लेंथ मान लो L है, तो नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ बनेगा कैपिटल N अपॉन L का होल स्क्वायर, म्यू नॉट n स्क्वायर इनटू वॉल्यूम इसका, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है मान लो, तो ये बनेगा पाई रो का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू L. ये समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? म्यू नॉट n स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, हमला होता है ना इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट n स्क्वायर इंटू, ये आ गया. अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी बीच का क्या निकालना है? म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, ये बहुत ज्यादा अपार्ट. तो सोलेनॉइड ऑन द सेम एक्सिस. ये बताओ मुझे, अगर ये बहुत दूर है, ये बहुत दूर नहीं होना चाहिए, इसके पास में होता तो निकालना बड़ा आसान होता, रूट L1 L2 से आ जाता. द रेशियो ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस टू सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम. The solenoid are on the same axis and distance is इतना. अब मैंने क्या किया, तो इसमें करंट मैंने आई फ्लो करवाया, तो ये एक ना रिंग की तरफ से दिखेगा ना इसके लिए, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है. बताओगी? अगर ये रिंग की तरफ से दिखेगा तो इस रिंग की फील्ड, यहाँ पे फील्ड की वैल्यू आएगी म्यू नॉट कैपिटल N म्यू नॉट N आई डिवाइड बाई, फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट N आई इंटू डी. क्यों? म्यू नॉट N आई एक्स अपान रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2. सही है? तो ये बताओ मुझे, म्यू नॉट N आई एक्स डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. तो इस आर स्क्वायर में इस डी स्क्वायर का ऐड करने का कोई मतलब ही नहीं है ना, ये डी स्क्वायर ही बचा है. क्यों? तो ये वैल्यू हो गई म्यू नॉट N आई डी डिवाइड बाई 2 इंटू डी क्यू बन गया मैग्नेटिक फील्ड. अब इससे हम फ्लक्स निकालें, इसका जो फ्लक्स आएगा वो हो जाएगा, जो फ्लक्स आएगा हम मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ के एरिया मल्टीप्लाई कर दें, तो फ्लक्स के लिए हो जाएगा म्यू नॉट N आई डी डिवाइड बाई 2 DQ, और इसका एरिया मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एरिया बनेगा पाई इंटू रो स्क्वायर. सही है ना? और इसमें नंबर ऑफ टर्न n है, तो n भी मल्टीप्लाई कर दूँ तो इतना हो जाएगा ना. सही है? और इसी को लिख सकती हो तुम m इंटू आई. अब आई से आई कट गया, इससे m की जो वैल्यू आई ना, दिस वन इज म्यू नॉट N स्क्वायर डी पाई रो स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू डी स्क्वायर. ये बनेगा. अब हमें क्या निकालना? म्यूचुअल इंडक्टेंस टू सेल्फ, मतलब इसको इससे डिवाइड करना आंसर पाने के लिए. चलो डिवाइड करो, तो जो रेशियो बनना चाहिए, रेशियो इज क्या है? रो स्क्वायर कट जाएगा ना इसमें इसके साथ ना, इसमें भी रो स्क्वायर, इसमें भी रो स्क्वायर है. ऑप्शन में मैंने रो स्क्वायर का कुछ नहीं दिया था. म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस में क्या था? म्यू नॉट
एन अपान एल म्यू नॉट एन स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू एल, इस सेल्फ इंडक्टेंस बन गया। ठीक है, अब म्यूचुअल में क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लिखा म्यू नॉट एन आई एक्स अपान क्या आएगा 2 d स्क्वायर। ये तो सही तो है। नहीं म्यू नॉट, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट एन आई बाई 2d जैसा होना चाहिए, क्या गलत हो रहा है यहाँ पे? फॉर्मूला क्या होता है म्यू नॉट नीचे रो भी रहेगा शायद, क्या? नीचे रेडियस भी रहेगा ना, आर इंटू आर स्क्वायर। तो अच्छा यहाँ पे आर भी होता है ना? हाँ, नहीं जी, म्यू नॉट एन आई एक्स अपान 2r² प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 होता है। बताओ, ये 2 कटेगा 3, क्यों? कुछ तो डायमेंशन गलत हो रहा है। फॉर्मूला क्या होता है म्यू नॉट एन आई, सिर्फ नहीं, ये ऊपर ना आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, नहीं आर स्क्वायर होता है ऊपर, समझ रही हो? ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपान 2। ठीक है, हेलो? हाँ तो फिर डी की जगह रो स्क्वायर आएगा। हाँ तो इस डी की जगह पे रो स्क्वायर आ जाए, तो फिर आंसर वाले में आने लगेगा, क्यों? हाँ तो सर। ये रो स्क्वायर बनेगा बेसिकली, तो दिस वन इज द रो स्क्वायर, और ये यही रहेगा। अब यहाँ पे बी में जब रो स्क्वायर की पावर मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये डी नहीं रहेगा बस, क्यों? ये डी नहीं रहेगा, Yes, sir. इसकी जगह पे रो स्क्वायर रहेगा। ये हो जाएगा रो का पावर 4 और नीचे क्यू हट जाएगा, क्यू रहेगा बस, ये बनेगा पावर 4 और ये क्या बनेगा क्यू। ठीक है, अब रेशियो निकालना है मुझे, तो इस मिल तो रहा है डी पार्ट में, नहीं मिल रहा है? देखो मिलेगा, हाँ सर मिल रहा है। क्योंकि 2 का टर्म दिख ही रहा है, रो स्क्वायर से एक रो स्क्वायर बचेगा नहीं, यही है ना? सर लेकिन एल कैंसिल नहीं हुआ कैसे? इसमें एल बच रहा है ना, एल हाँ, स्क्वायर ठीक इंटू ठीक, एल। ओके, रो स्क्वायर एल अपॉन, ठीक है, तो आंसर इज 4 पार्ट। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन में कह रहा है the surface of liquid is just able to support the weight of the 6-legged insect. The leg end can be assumed to be the sphere, each of the radius itna itna, and weight of the insect is distributed equally over the 6 legs. The coefficient of surface tension in the itna and the angle of football with respect to the vertical is theta. The radius, that's mass of the insect is. तो क्या करेंगे इस पे ना, जब एफबीडी बनाओगी तो ये इस तरीके से दिखेगा ऐसे, ये सरफेस टेंशन का फोर्स ऐसे आएगा। मुझे ये बताओ, और इसका सेंटर यहाँ पे होगा, इसको एक बार फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा सही से। मुझे बताओ, अगर ये बड़ा दिखाएंगे ऐसे लेग को, अगर ये लिक्विड एकदम इसके सेंटर के सामने होता है ना, तो सरफेस ऐसा होता ना, ऐसा एकदम वर्टिकल होता, क्यों? इसका मतलब कुछ इस तरीके से, ये ऐसे है इस तरीके से, और ये वर्टिकल सेंगल थीटा बना रहा है, ये वर्टिकल सेंगल थीटा बना रहा है, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो मुझे बताओ, ये रेडियस, ये दूरी मान लो स्मॉल आर, दिस इज कैपिटल आर, तो सरफेस टेंशन का जो फोर्स आएगा ना, दैट इज टी इंटू 2 पाई स्मॉल आर। ये वाला स्मॉल आर चारों तरफ से घुमा देंगे ना, नहीं समझ आ रहा है? ये आर इधर, आर इधर, आर इधर, आर इधर, तो सरफेस टेंशन इसी पे तो है, तो टी इंटू 2 पाई आर नहीं बनेगा? बताओगी? हाँ सर बनेगा। श्योर हो कि गड़बड़ है? सर
तो ठीक है ना, टी इंटू टू पाई आर। ये बताओ इसको दोबारा, समझा सर, समझा सर। अब क्या होगा, अब ऊपर की ओर जो फोर्स लगेगा वो इसका कॉस कंपोनेंट आएगा, दैट इज टी इंटू टू पाई आर कॉस थीटा। ये ऊपर वर्टिकल फोर्स बन गया, कितने लेग हैं, 6 लेग हैं, मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल्स टू एम जी। क्या पूछा है, मास ऑफ द इंसेक्ट इज एम इंटू, बाद में जी प्लेस कर देंगे। टी पता है मुझे, थीटा क्वेश्चन दिया गया, आर निकालना बाकी, आर आ जाएगा। देखो ये अगर थीटा है तो ये टेंजेंट होता है, तो ये 90 मार थीटा बनेगा, ये पूरा 90, तो एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा ना। तो स्मॉल आर जो होना चाहिए दैट इज कैपिटल आर कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे और कैपिटल आर देखो दिया गया है, एज्यूम टू बी इस साइड का रेडियस इतना 3.2। बात समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ, यस सर। आ जाएगा ना, ये कैलकुलेट करो। सर कर देंगे। हाँ, इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है, the potential for a point charge q is placed at a distance d from a grounded infinite conductor is this one। ये ग्राउंडेड कंडक्टर है इनफाइनाइट लेंथ का, चार्ज क्यू प्लेस एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम, यहाँ से डी दूरी पे एक चार्ज प्लेस है, एक्स वाई जेड इज इतना, के इज इतना, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस चार्ज डेंसिटी एट द कंडक्टर सरफेसेस, मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी पूछ रहा। तो देखो क्या है, अच्छा पता ये ग्राउंडेड है ना, तो मिरर इमेज से सॉल्व किया जा सकता है, मिरर इमेज कॉन्सेप्ट से। तो तुम इसमें क्या कर सकते हो कि जितना दूरी एक क्यू चार्ज है ना, एग्जैक्टली उतना ही दूरी नीचे एक नेगेटिव चार्ज लगा दो, माइनस क्यू चार्ज। अब कह रहा है सरफेस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस चार्ज डेंसिटी ऑन द कंडक्टिंग सरफेस, इस कंडक्टिंग सरफेस से सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी कहाँ पे इंड्यूस होगी, कहाँ पे इंड्यूस होगी, तो मुझे ये बताओ कंप्लीट करें। लेकिन मुझे ये बताओ, इतने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मैं बेकार में काम कर गया, इतनी जरूरत नहीं। सबसे ज़्यादा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहीं पे डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, सही है ना। यस सर। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा ना, ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे देगा, नेगेटिव चार्ज ऐसे देगा, तो सबसे ज़्यादा फील्ड तो यहीं पे होगा। यस सर। तो यहाँ का फील्ड क्या होगा, दिस इज के क्यू स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर, इसी का डबल होगा, यस सर। एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई के की पावर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बनेगा क्या 2 पाई इंटू डी स्क्वायर, ये बनेगा ना। देखो आंसर 2 के एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई डी स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, यही तो है आंसर अपना भी। देखो 2 के स्क्वायर डी, ये एप्सिलॉन नॉट किधर भेज दो, ये तो है, यस सर। और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी डेवलप होगी। इट्स आंसर इज फर्स्ट पार्ट। बात समझ में आई, मतलब जैसे कंडक्टिंग लगाना, मैंने मिरर इमेज कॉन्सेप्ट लगा दिया और कहा कि जहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहीं पे डेंसिटी सबसे ज़्यादा डेवलप होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा, मैं यहाँ का फील्ड निकाला, उसको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर कर दिया। कंडक्टर का नेट फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इसके बाद डाउट है क्या इसमें, नहीं सर समझा। द सन एंड अगर प्लैनेट, पूछा होता तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या तो चीज़, कहाँ होता सर, उसी क्वेश्चन में अगर मिनिमम पूछा होता तो इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे तो चार्ज डेंसिटी वैसे भी जीरो नहीं हो जाएगी, फील्ड जीरो हो जाएगा। तो हाँ सर। 8.12 कह रहा था, सन एंड द प्लेनेट कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्जेस, सन एंड प्लेनेट कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ, सन के पास बहुत ह्यूज अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज है और इसका जो प्लेनेट है उसके पास नेगेटिव चार्ज है। ऑल देयर केपलर लॉ वुड स्टिल बी वैलिड, ओनली द थर्ड लॉ विल वैलिड, द सेकंड लॉ। अच्छा कुछ बात नहीं पड़ता, एकदम वैलिड है नहीं, केपलर्स लॉ वैलिड होगा, देखो थर्ड लॉ तो वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं, जितना ये इससे अट्रैक्ट करेगा उतने से भी अट्रैक्ट करेगा। द फर्स्ट लॉ विल स्टिल वैलिड, कैपलर्स का फर्स्ट लॉ क्या है, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स। इलिप्टिकल ऑर्बिट में चलेगा। सेकेंड लॉ विल नॉट
चेंज? यस, सी पार्ट भी सही है। सेकेंड लॉ विल नॉट चेंज, इसलिए नहीं चेंज होगा सेकेंड लॉ। ये एरिया है ना, एरिया कांस्टेंट है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कांस्टेंट आता है, वो एंगुलर मोमेंटम से आता है ना। तो ये सेंट्रल फोर्स इसलिए सेम रहेगा ना। हाँ, सेकेंड लॉ तो सेम रहेगा, नहीं चेंज होगा। थर्ड लॉ नहीं चेंज होगा, ठीक है, ये भी सही है। फर्स्ट लॉ की बात है, फर्स्ट लॉ में इलिप्टिकल मोशन पे रहेगा। इलिप्टिकल मोशन में आपको पता है इलेक्ट्रिकल के लिए 1/r² होना चाहिए, ये proportional ये तो कूलम्बिक फोर्स भी 1/r² तो होना चाहिए ना वैल्यू। इस पे जो फोर्स लगेगा ना, कि Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर लगेगा, और लिखेंगे हाफ m इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे ये बताना, जब v आएगा एम वी स्क्वायर बाई आर बनेगा, तो मास नीचे आ गया, आर इससे कट गया। तो जब वेलोसिटी हुई, ऑर्बिटल वेलोसिटी तो मास पे डिपेंड कर रहा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी तो मास पे डिपेंड कर गया ना। इसका मतलब कि अगर सर्कल पे भी घूमना होता है उसको, एक पार्टिकल को, तो हर पार्टिकल के पास स्पीड अलग अलग होता, का मास कम होता है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तेज घूम रहा होता है। सर्कुलर मोशन होगा बट तेज घूम रहा होता है। एलिप्स भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होल्ड होगी तब। एलिप्स भी क्या होगा, मास की वजह से ना तब घूमेंगे सब, ठीक है, बट एलिप्स पे ही घूमेगा, लेकिन एलिप्स पे स्पीड अलग अलग होगी। यहाँ पे आने के बाद चाहे प्लेनेट का मास कम हो या ज़्यादा हो, स्पीड सबकी बराबर आती है। लेकिन इस केस में मास कम होगा तो स्पीड ज़्यादा होगा, बट घूमेगा इलिप्टिकल के ऊपर। तो समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? इसका आंसर सही में ये पार्ट होना चाहिए। इसके बाद सीरीज में मल्टीपल आंसर्स में सी और डी दे रखा है। इसका आंसर सी एंड डी है। हाँ सर। तो ऐसे थर्ड लॉ क्यों वैलिड नहीं होगा, नहीं समझा। थर्ड लॉ क्यों नहीं वैलिड होगा? थर्ड लॉ तो ऑलवेज वैलिड है। अच्छा नहीं, हम थर्ड लॉ वो समझ गए, ओके। मैं थर्ड लॉ पता है क्या समझ रहा था, एक्शन रिएक्शन पेयर इक्वल होगा, ये थर्ड लॉ वैलिड की बात कर रहा है, समझ गया। तो नहीं वैलिड होगा ना, गलत नहीं हो गया, थर्ड लॉ गलत नहीं हो गया जी, जब स्पीड मास पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो थर्ड लॉ क्या है, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है इट इज प्रोपोर्शनल टू आर का पावर क्यू ना, बाकी सब कांस्टेंट होता है। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, मतलब इसके थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर एक ही रेडियस पे अगर दो पार्टिकल घूम रहे हैं तो दोनों पार्टिकल का टाइम पीरियड सेम आना चाहिए। ये तो फॉर्मूला ये बता रहा है कि अगर थर्ड लॉ की बात करें हम, थर्ड लॉ की, सही में थर्ड लॉ नहीं वैलिड है। मैं पता है मेरे में जब आ रहा था न्यूटन थर्ड लॉ आ रहा था, थर्ड लॉ लगा तो निकाल लो, देखो भी नहीं वैलिड होगा। थर्ड लॉ तो ये था टाइम पीरियड 2πr डिवाइड बाई v ना, ये रखो इसको, तो मास पे डिपेंड करने लगा, मास पे डिपेंड कर गया ना। अगर तुम ये कहोगे कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू आर का पावर 3, इसके प्रोपोर्शनल होगा थर्ड लॉ। ये थर्ड लॉ नहीं है ना, गलत हो गया ना। यस सर। सही बात, इसीलिए इसका BCD होगा। के बाद कह रहा है कि thief is running away in a car with velocity 20 मीटर पर सेकेंड। ये भी जेई का ही क्वेश्चन है। A thief running a car in a way with velocity इतना, पुलिस जीप इज फॉलो, वो thief है आगे भाग रहा है, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, और एक पुलिस की जीप है विच साइटेड बाई thief in his rear व्यू मिरर। अब पुलिस जीप इज फॉलोइंग है, मतलब क्या ये पीछे है, कौन पीछे, पुलिस या thief? पुलिस वाली पीछे है, ठीक है, ठीक है। अच्छा तो ये देख रहा है विच इज साइटेड बाई द thief इन हिज कार, अच्छा इसके रियर व्यू में देख रहा है। कन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ इसका दिया गया 10 मीटर्स।
He observed that the image of jeep is moving toward him with velocity, इसकी relative velocity 1 centimeter per second इसको दिख रहा है. If the magnification of mirror for the jeep at the time is 1/10, if the magnification of the mirror for the jeep at that time is 1/10. फिर लास्ट क्वेश्चन इसके बाद कल बताएं. फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ जीप. जीप की एक्चुअल स्पीड पता करें. ये है कॉन्वेक्स ब्रश. तो इससे मान लो ये थी की कार यहाँ पे है. तो ये जो वेलोसिटी लिखी जाती है ना, मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन यूज कर लो. ये बनेगा इमेज की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज. लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर. ठीक है, या f अपॉन f प्लस यू का होल स्क्वायर बनेगा. तो इमेज की वेलोसिटी मिरर को कितनी दिख रही है? इसकी वेलोसिटी इस ऑब्जर्वर को 1 दिख रही है. यहाँ पर हम लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 1. वंस पॉजिटिव लिख लो क्योंकि उसकी तरफ जा रही है. मैथमेटिक्स में इधर प्लस इधर माइनस ऊपर प्लस नीचे माइनस लिख लिया. अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में, अब ऑब्जेक्ट 1 है और इसकी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड है. तो मुझे ये बताओ इमेज की वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में, तो इमेज की वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में 1 आया और ऑब्जेक्ट तो यही है ना. ऑब्जेक्ट वेलोसिटी मिरर की ऑब्जेक्ट एक्चुअल स्पीड ऑफ जीप की स्पीड मान लो v1 है. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? और ये v1 माइनस v20 लिखेंगे. रीजन ये है ये एक्चुअल वेलोसिटी ना v1 है, तो ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, मिरर ये है. मिरर के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 माइनस 20, क्योंकि 20 इधर है ना तो घटाएंगे. ये बनेगा, ये बन जाएगा v1 माइनस 20 और ये सेंटीमीटर में है ना तो 10⁻² लिख लो. अब f कितना है? f है 10. अच्छा, ये मैग्निफिकेशन 1/10 है ना, ये मैग्निफिकेशन ही तो है बेसिकली. f/f ये 1/10 का स्क्वायर कर दो. इससे v1 की वैल्यू मिलेगी, ये 10 का स्क्वायर इधर 1 बना देगा. v1 इज 21. बात समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ? अब कह रहा है रेट एट विद मैग्निफिकेशन इज चेंजिंग एज्यूमिंग फुली जीप एंड एक्सिस ऑफ मिरर. मैग्निफिकेशन का रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है, रेट ऑफ चेंज. तो मैग्निफिकेशन का जो रेट ऑफ चेंज होगा यही मैग्निफिकेशन है, इसी को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको. इसको यहाँ से हटा दो, ये मैग्निफिकेशन को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. m बराबर है f/f प्लस यू, इसको डिफ्रेंशिएट करना है. डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ये u का स्क्वायर नहीं रहेगा, मैग्निफिकेशन f/f प्लस यू होता है. ये क्या बनेगा? इसका स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का, f कांस्टेंट है 0 बनेगा, माइनस f इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, f कांस्टेंट है तो 0 बनेगा. और u का डिफरेंशिएशन du/dt एंड होल डिवाइड बाई f प्लस यू का होल स्क्वायर लिखेंगे. अब मैं इसको हटा देना चाहता हूँ यहाँ से. अब ये हमारा आंसर है बेसिकली. तो जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है ये आंसर है. ये f/f प्लस यू का स्क्वायर है ना. अब du/dt क्या है? du/dt है कि इसके बीच का du/dt है कि du, u इसकी दूरी होती है इससे, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस 20 है du/dt. समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? v1 माइनस 20 du/dt क्या है? u 20 की दूरी है ना. 20 की दूरी किस रेट से चेंज हो रहा है? रिलेटिव वेलोसिटी से ना. तो v1 माइनस 20 दैट इज 1. अब f कितना है? 10 मीटर है, यहाँ पे 10 रखेंगे, यहाँ पे भी 10 रखेंगे एंड प्लस u का स्क्वायर करना पड़ेगा आंसर के लिए. अब u निकालना पड़ेगा, u आएगा मैग्निफिकेशन के साथ. तो मैग्निफिकेशन में कितना था? 1/10 था. 1/10 इज इक्वल टू f की जगह पे 10/f प्लस यू. और ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है. और कॉन्वेक्स मिरर का
कॉन्वेक्स मिरर ये है ना, कॉन्वेक्स मिरर ये होता है ऐसा। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा, प्लस यू, तो यू रहने दो, यू इधर है ना, दैट इज माइनस यू, मतलब यू यहाँ से निकालेंगे वो यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो यहाँ से 10 प्लस यू पता है कितना आएगा, एफ अपॉन एफ प्लस यू। यहाँ से 10 प्लस कितना आएगा, 100 ना, ठीक है, 10 प्लस यू 100 आएगा। अब यहाँ पे 100 रखेंगे, 100, 10 प्लस यू को 100 थे, 100 का स्क्वायर बन जाएगा, 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर मतलब 10 का पावर 4 हो गया, ये बनेगा 10 पावर -3। जो मैग्निफिकेशन का रेट ऑफ चेंज आएगा दैट इज 10 पावर -3। बात समझ में आया? हाँ सर समझो। ठीक है, अब बाकी नहीं।